हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एमपी सेट 2023 का पार्ट थर्ड। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना है क्वांटम यील्ड ऑफ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय। जो क्वांटम यील्ड है फोटोकेमिकल रिएक्शन की, उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ऑप्शन गिवन है डिक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट, डिक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी एंड लास्ट है एडिंग एन इनर्ट गैस। तो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं क्वांटम यील्ड को? बाय एडिंग एन इनर्ट गैस। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। एमपीपीएससी ने इसके दो आंसर दिए थे आंसर की में, फाइनल आंसर की में, ऑप्शन सी एंड डी। बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि इनर्ट गैस के पास क्या होता है, इनर्ट गैसेस के पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। और स्टार्क आइंस्टाइन इफेक्ट क्या कहता है कि जितनी ज़्यादा फोटोन लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे उतने ज़्यादा एक्टिव मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे, और एक्टिव मॉलिक्यूल फॉर्म होने से क्वांटम यील्ड क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है विच थ्योरी कैन एक्सप्लेन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये इसके लिए होती है लिंडेमैन थ्योरी। ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का रेट बताता है, रेट ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और लिंडेमैन थ्योरी ही फर्स्ट सक्सेसफुल थ्योरी थी जिसने बहुत सारी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को बताया था। इसलिए करेक्ट आंसर जो है ए होगा। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कॉलिजन नंबर बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स हैविंग मॉलिक्यूलर मासेस m1 एंड m2 एंड मीन ऑफ द मॉलिक्यूलर कॉलिजन डायमीटर सिग्मा और रिएक्टेंट ए एंड बी कैन बी गिवन बाय। इसको फॉर्मूला को हमें ड्राइव करना है। तो जो कॉलिजन नंबर है, कॉलिजन नंबर, इसको मैंने शॉर्ट में ऐसा लिख दिया है। कॉलिजन नंबर जो है वो किस किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड एवरेज स्पीड। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू एवरेज स्पीड को क्या लिखते हैं, 8 kVt अपॉन पाई म्यू पावर हाफ। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, सिग्मा। केवी को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, आर से। केवी को यहाँ रिप्लेस कर देंगे आर से। आर से रिप्लेस किया गया है क्योंकि 8 पाई आर टी सब में क्या है, कॉमन है। तब हमें क्या करना है, केवी को हमें रिप्लेस कर देना है आर के साथ। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर 8RT अपॉन पाई म्यू की पावर हाफ। अब हमें पता है म्यू इक्वल क्या होता है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर 8RT अपॉन, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, 8RT को हमने बाहर ले लिया और ऊपर क्या आ जाएगा, इसको हम रेसिप्रोकल करके, इसको हम उल्टा करके लिखेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 और नीचे क्या आ जाएगा, m1 इंटू m2 और इसकी पावर क्या हो जाएगा, हाफ। ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी ऐसा दिख रहा है। इस क्वेश्चन में पार्टिकल साइज बताना है कोलाइडल स्टेट का, तो ये होता है 1 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर। इस क्वेश्चन में बताना है अकॉर्डिंग टू हार्डे-सोल्जे रूल फॉर कोएगुलेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट बेस्ट कोएगुलेटिंग एजेंट विल बी। तो बेस्ट कोएगुलेंट एजेंट क्या होता है, अगर उसका चार्ज हाई है, हाईएस्ट द चार्ज, चार्ज जितना हाई होगा वो उतना ही क्या होगा, बेस्ट कोएगुलेटिंग एजेंट होगा। तो यहाँ चार्ज किसका सबसे ज़्यादा है, पहले हम बना लेते हैं किसको, फेरिक हाइड्रोक्साइड को। ये क्या है, FeOH का होल थ्राइज आ जाएगा। तो यहाँ आयरन कितने स्टेट में रहेगा, +3 में। तो ये कैसा है, पॉजिटिव सॉल है। ये कैसा है, पॉजिटिव सॉल है। तो पॉजिटिव के लिए हमें क्या चाहिए, नेगेटिव कोएगुलेटिंग एजेंट चाहिए। और नेगेटिव में सबसे ज़्यादा चार्ज किसके पास है, फॉस्फेट आयन के पास। ये तो हो नहीं सकता, ये दोनों पॉजिटिव हैं, हमें नेगेटिव वाला चाहिए क्योंकि हमारे पास सॉल कैसा है, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव में सल्फेट के पास 2 माइनस आयन है, फॉस्फेट के पास 3 है। तो आंसर हो जाएगा डी।
हाँ, बताना है BET आइसोथर्म इज़ यूज टू कैलकुलेट एडजॉर्बेशन। तो किसके लिए यूज़ होता है BET? मल्टी लेयर के लिए। मोनो लेयर के लिए लैंगम्यूर एडजॉर्बेशन आइसोथर्म का यूज़ होता है और मल्टी लेयर के लिए BET का होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। यहाँ क्या बताना है? ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ क्या होता है? एन लैम्डा इक्वल 2D साइन थीटा। तो हमें देखना है कहाँ ऐसा दिया हुआ है। यहाँ 2n लैम्डा दिया है, ये नहीं होगा। यहाँ n लैम्डा स्क्वायर है, ये नहीं होगा। n लैम्डा इक्वल ये कॉस थीटा, ये भी नहीं होगा। सिर्फ ऑप्शन बी में ऐसा दिया गया है, n लैम्डा इक्वल 2D साइन थीटा। क्वेश्चन में आपको गिवन ब्लैंक को फिल करना है। क्वेश्चन पूछा गया डायमंड इज एन एक्सीलेंट। तो डायमंड क्या है? एक्सीलेंट इंसुलेटर होता है। डायमंड इंसुलेटर होता है। तो सेमीकंडक्टर वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। BC में से हमें आंसर करना है। विथ आ बैंड गैप के पास क्या होता है? हाई बैंड गैप होता है। कितना? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायमंड का बैंड गैप जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इतना हाई बैंड गैप होने के कारण जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में मूव नहीं कर पाते हैं और इसलिए ये क्या होता है? इंसुलेटर होता है। यहाँ आपको बताना है सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये FCC से बिलोंग करता है। इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है नंबर एवरेज मोलर मास एंड वेट एवरेज मोलर मास। नंबर एवरेज मोलर मास को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है? समेशन ऑफ Ni इंटू Mi अपॉन Ni। और वेट एवरेज मोलर मास को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ Ni इंटू Mi का स्क्वायर अपॉन Ni इंटू Mi। Ni क्या है? नंबर ऑफ मोनोमर्स और ये क्या है? गिवन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ पॉलीमर। तो आपको निकालना है, पहले कैलकुलेट करते हैं नंबर एवरेज मोलर मास, जिसमें इन्होंने बोला है कि जो N1 है वो N2 के इक्वल हो जाएगा। इस फॉर्मूले को हम ओपन करके लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा? N1 इंटू M1 प्लस N2 इंटू M2 अपॉन N1 प्लस N2। और आपको जो N1 N2 है इक्वल लेना। सपोज़ आपने इसको 10 मान लिया है तो ऊपर क्या आ जाएगा? 10 इंटू 10⁻³ प्लस 10 इंटू 10⁻⁴। और नीचे क्या आ जाएगा? 10 प्लस 10 तो 20 हो जाएगा। इसको मैं ऊपर सॉल्व करती हूँ। इस फॉर्मूले को अभी रफ कर लेते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? 10⁻⁴ प्लस 10⁻⁵ अपॉन 20। तो 10 को हम क्या ले सकते हैं? 10⁻⁴ को हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 प्लस 10 अपॉन 20। तो इसको हम और सॉल्व करें आगे तो 11 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 20 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? 11,000 अपॉन 2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 5500। अब हमें देखना है कि किस ऑप्शन में पहले नंबर एवरेज मोलर पास 5500 दिया। BC में AD क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट। अब मैं आपको एक ट्रिक बता दूं या कॉन्सेप्ट ही यही है कि वेट एवरेज मोलर मास ऑलवेज ग्रेटर होता है नंबर एवरेज मोलर मास से। तो ये आंसर नहीं होने वाला क्योंकि इसमें इसकी वैल्यू लेस है इससे, जबकि होना क्या चाहिए? ग्रेटर। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में आपको RS कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना है, जिसको मैं यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ। आपको फर्स्ट एंड सेकंड कायरल सेंटर के लिए RS कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो यहाँ अगर बैच पे NHMe लगा है तो डैश पे क्या आ जाएगा? H। और यहाँ डैश पे OH लगा है तो बैच पे क्या आ जाएगा? H। और जब बैच पे हाइड्रोजन होता है तब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है और डैश पे होता है तो कोई भी चेंज नहीं होता। तो फाइंड करते हैं फर्स्ट कायरल सेंटर के लिए। यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी? OH ग्रुप को। सेकंड को हमें फाइंड करना है तो इस तरफ हम चलेंगे तो यहाँ भी कार्बन आएगा, यहाँ चलेंगे तो भी कार्बन आएगा, तो इससे डिसाइड नहीं होगा। फिर हम नेक्स्ट एटम की तरफ चलेंगे, यहाँ नाइट्रोजन लगा है और यहाँ कार्बन लगा है तो सेकंड प्रायोरिटी किसको आएगी? नाइट्रोजन वाले ग्रुप को। तो यहाँ सेकंड आ जाएगा, इस तरफ थर्ड, और फोर्थ किसको मिलेगी? हाइड्रोजन को। तो अब हमें कैसे चलना है? 1 2 3 4। तो S आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन, बट हाइड्रोजन कहाँ है? बैच पे है तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होके क्या हो जाएगा? R। अब हमें देखना है फर्स्ट के लिए R किस किस में है? A और B में है तो CD क्या हो जाएगा? एलिमिनेट कर जाएगा। अब सेकंड के लिए चेक करते हैं तो इसको मैं क्या करती हूँ? फिर से ड्रॉ कर लेती हूँ या इसी में बता देती हूँ। हमें डैश पे क्या लगा लेना है? हाइड्रोजन। तो फर्स्ट नंबरिंग किसको आ जाएगी? NH को।
सेकंड किसको जाएगी, OH को, थर्ड मिथाइल को, फोर्थ जाएगी हाइड्रोजन को। तो 1 2 3 4 कैसा आ रहा कॉन्फ़िगरेशन, R। और हाइड्रोजन कहाँ है, डैश पोजीशन पे है, तो कोई भी चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट के लिए हो जाएगा R और सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, S। RS किस में है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है पेयर ऑफ डाइस्टीरियो आइसोमर। तो डाइस्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल और नॉन मिरर इमेजेस। ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं और नॉन सुपर इम्पोजिबल भी नहीं होते हैं। एक तो ये तरीका हो गया डाइस्टीरियो आइसोमर को फाइंड करने का कि वो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो और नॉन मिरर इमेजेस हो। बट इधर हम सिस ट्रांस को देख के भी पता कर सकते हैं कि ये पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर है। अगर एक कंपाउंड आपका सिस है और दूसरा कंपाउंड आपका ट्रांस है तो वो क्या हो जाएगा, डाइस्टीरियो आइसोमर। तो बस आपको गिवन कंपाउंड में चेक करना है, ऑप्शन चेक करिए। इसमें ये क्या है, ये ट्रांस है और दूसरा वाला क्या है, सिस है। तो देखो ये एक सिस है और एक ट्रांस है, तो सिस ट्रांस आपस में क्या होते हैं, डाइस्टीरियो आइसोमर, मतलब ऑप्शन ए होगा। यहाँ ये क्या है, ट्रांस है और दूसरा भी क्या है, ट्रांस है, तो ट्रांस ट्रांस डाइस्टीरियो आइसोमर नहीं होते, ये नहीं होगा। अब यहाँ चेक करें ऑप्शन सी में, ये क्या है, ट्रांस है और दूसरा वाला क्या है, सिस है, तो ये भी होगा, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिस ट्रांस से चेक कर लेना, अगर एक कंपाउंड सिस हो और दूसरा ट्रांस हो तो वो आपस में क्या होंगे, डाइस्टीरियो आइसोमर। इस क्वेश्चन में आपको फिर से RS निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ ऑक्सीजन को नंबरिंग बन जाएगी, यहाँ COOH है, इसको सेकंड जाएगा, इस कार्बन को थर्ड जाएगा और यहाँ फोर्थ। तो हम कैसे चलते हैं, 1 2 3 4 की तरफ, तो इस तरफ से चलेंगे 1 2 3 4 और राइट साइड चल रहे हैं क्लॉकवाइज, तो क्या आएगा, R। और हमें देख लेना है कि फोर्थ पोजीशन वाला ग्रुप अगर बिलो द प्लेन होता है तो कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज़ रहता है। यहाँ हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है तो R है, तो R का R ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हमें चेक कर लेना सेकंड वाले के लिए R, यहाँ S है, नहीं होने वाला, ऐसे ये भी नहीं होगा। तो B C में से फाइंड करना है। अब चलो थर्ड की तरफ, थर्ड में हमें फिर से नंबरिंग स्टार्ट कर देनी है। OH को बन जाएगा, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो हम क्या चलते हैं, 1 2 3 4, ये भी अगेन क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब R है और फोर्थ ग्रुप कहाँ है, बिलो द प्लेन, मतलब R का R ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो 3 का भी R आएगा, सेकंड का भी R। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 1 2 डाइफ्लोरोमीथेन का कौन सा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम चारों को बना के देख लेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चारों को ड्रॉ करके देख लेंगे और फिर इनको कंपेयर करेंगे। तो पहले क्या दिया है, एंटी पेरिप्लेनर। तो 1 2 डाइफ्लोरोईथेन क्या होता है एक्चुअली, ये आपका इथेन हो गया और यहाँ पे हम 1 2 पोजीशन पे फ्लोरीन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 डाइफ्लोरोईथेन। तो सबसे पहले दिया है एंटी पेरिप्लेनर, तो एंटी पेरिप्लेनर को बनाते हैं। इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, जो दोनों फ्लोरीन होंगे वो कितने डिग्री से होंगे सेपरेट, 180 से। तो एक फ्लोरीन हमने यहाँ लगा दिया और ये 2 हाइड्रोजन हो गए, ये बीच में कार्बन सेंटर है और ये जो सर्कल है ये भी कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। अब सेकंड आपका फ्लोरीन कहाँ आएगा, 180 से डिग्री से, तो ये हो गया फ्लोरीन और ये होगा सेकंड फ्लोरीन। अब दोनों हाइड्रोजन इस तरफ आ जाएंगे, तो ये क्या हो गया, एंटी पेरिप्लेनर। अब हमें बना, और एक्चुअली में ये हम देख सकते हैं कौन सा फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म लिखा गया है। अब दूसरा हमें बनाना है सिन पेरिप्लेनर, तो इसमें ये कौन सा फॉर्म बनेगा, इक्लिप्ट फॉर्म बनेगा। दोनों फ्लोरीन इधर आ जाएंगे, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर से यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पे फ्लोरीन। ये कौन सा फॉर्म है, इसको बोलते हैं सिन पेरिप्लेनर, और ये कौन सा है एक्चुअली, इक्लिप्ट फॉर्म है ना। अब थर्ड हमें देखना है एंटी क्लीनर। तो ये एक्चुअली एंटी क्लीनल कैसे बनता है, ये बनता है इस तरीके से। गॉचे एंटी क्लीनल बनाना है हमें। एक फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा, यहाँ दोनों हाइड्रोजन आ जाएंगे और सेकंड फ्लोरीन भी इधर आ जाएगा, सॉरी एक फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन, एक फ्लोरीन यहाँ और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन। ये क्या हो गया, ये भी इक्लिप्ट फॉर्म हो गया। अभी हमें देखना है गॉचे सिनक्लिनल, तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ये इस तरीके से बनेगा।
यहाँ पे फ्लोरीन एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ आ जाएगा फ्लोरीन। तो ये गॉचे सिनक्लिनल फॉर्म है, सिनक्लिनल। तो हमें पता है स्टेगर्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है और गॉचे फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। एक लिफ्ट वाला एक स्टेबल नहीं होता है, तो हम इन दोनों को हटा देंगे। तो आपका कौन कौन सा नहीं होने वाला है? सिन पेरिप्लेनर नहीं होगा और एंटीक्लिनल नहीं होगा, या तो एंटी पेरिप्लेनर होगा या सिनक्लिनल होगा। तो अब हमें इन दोनों में चेक करना है। अगर हम इसका जो गॉचे फॉर्म है ये मोर स्टेबल होता है, तो मतलब सिनक्लिनल आने वाला है। लेकिन फर्स्ट क्यों नहीं होता, हम इसको समझ लेते हैं। अगर इसको हम सॉहॉर्स में ड्रॉ करेंगे तो ये कैसे बनेगा? इधर फ्लोरीन एटम आ जाएगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और इस तरीके से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और नीचे फ्लोरीन एटम आ जाएगा। अब इसका सिग्मा स्टार कहाँ लाई कर रहा है? ऊपर, ये सिग्मा स्टार हो गया। तो फ्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कहाँ डोनेट करेगा? इसके सिग्मा स्टार में, और ये यहाँ से F माइनस निकल जाएगा और ये F किस में कन्वर्ट हो जाएगा? F पॉजिटिव में, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसका एंटी पेरिप्लेनर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका सिनक्लिनल फॉर्म एग्जिस्ट करता है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसमें हमें बताना मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ सिस। क्या पूछा है? सिस 1,4 डाई टर्सरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये कैसे दिया है? इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन है और सिस, मतलब दोनों या तो अबव द प्लेन होंगे या बिलो द प्लेन। तो मैंने अबव लगा दिया है। डाई टर्सरी ब्यूटाइल, ये इस तरीके से। तो इसका कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है ये हमें बताना है। तो हमें पता है साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले आता है आपका चेयर, फिर लास्ट में क्या होता है? हाफ चेयर। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि आधी कुर्सी कोई काम की नहीं। हाफ चेयर मतलब आधी कुर्सी स्टेबल नहीं होती है, हम बैठते हो गिर जाते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं हम इसको। तो हाफ चेयर सबसे लास्ट में आएगा। फिर क्या आ जाता है? ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट, और थर्ड क्या है? बोट। तो हमें इनमें से ही डिसाइड करना है, चेयर में और ट्विस्ट बोट में। तो जब हम सिस का देखेंगे चेयर में, तो दोनों ही कैसे लगेंगे ग्रुप? अबव द प्लेन, ये 1,4 पे। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बल्की है और बल्की ग्रुप कहाँ लगते हैं? इक्वेटोरियल पे, एक्सियल पोजीशन पे नहीं लगते। तो चेयर फॉर्म नहीं आने वाला, चेयर हटा दो, और हाफ चेयर भी नहीं होने वाला। अब हम चेक करेंगे ट्विस्ट बोट में। तो ट्विस्ट बोट कैसे बनता है? इस तरीके से। और 1,4 पूछा गया है तो यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल लग जाएगा, और ये फॉर्म कैसा होता है? स्टेबल होता है। तो सिस का पूछा गया है, इसलिए सिस का ट्विस्ट बोट फॉर्म स्टेबल होता है। हमें बोट फॉर्म में भी जाने की ज़रूरत नहीं थी, ऑप्शन ए यहीं से डिसाइड हो गया। अगर ट्रांस का पूछा गया होता इसी में, तो हम ट्रांस के लिए कैसे बनाते? एक आपका बिलो द प्लेन होता और दूसरा अबव द प्लेन होता। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, ये क्या है? बिलो द प्लेन है और ये अबव द प्लेन है। तो हम देख सकते हैं कि अबव द प्लेन वाला, तो हम देख सकते हैं कि दोनों ही कैसे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और इक्वेटोरियल पे ये एग्जिस्ट कर जाते हैं। बट हमसे पूछा सिस का गया था, इसलिए आंसर हो जाता ट्विस्ट बोट फॉर्म। इस क्वेश्चन को आपको क्रेम्स मॉडल से सॉल्व करना था। क्रेम्स मॉडल क्या कहता है कि अगर लार्ज ग्रुप कार्बोनिल के कैसे हो? एंटी हो, तो स्मॉल साइट से अटैक होता है, स्मॉल साइट से अटैक करेगा। और अगर लार्ज ग्रुप कार्बोनिल के सिन हो तो मिडिल साइड से अटैक होगा। मतलब ये स्मॉल साइड से मतलब स्मॉल एटम जहाँ लगा होगा, जैसे हाइड्रोजन, वहाँ से अटैक होगा, और मिडिल एटम जहाँ लगा होगा वहाँ से अटैक होगा। मतलब उस पोजीशन से अटैक होगा जहाँ पे स्मॉल एटम लगा हुआ है या फिर मिडिल एटम। तो हमें यहाँ चेक करना है, इसमें लार्ज ग्रुप क्या है? पीएच, फिनाइल जो है वो लार्ज ग्रुप है, और ये कार्बोनिल के कैसे है? सामने सिन है। यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन लगा होगा, इसको हम ऊपर लिख लें पीएच। तो ये क्या है? सिन ही तो है। अगर सिन लगा है तो अटैक कहाँ से हुआ? मिडिल साइड से। तो मिडिल पे क्या है? एमी। मिडिल पे क्या है? एमी। तो आपको जो 80 माइनस का अटैक कराना है वो एमी कहाँ लग है? एबव द प्लेन। तो हमें
इसका जो ET का अटैक होगा अबव दी प्लेन होगा और जो OH है वो बिलो दी प्लेन चला जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ये PHME एज इट इज़ रहेगा, HME। बस यहाँ क्या होगा, जो आने वाला ग्रुप है, बट जो यहाँ आने वाला ग्रुप है वो अबव दी प्लेन आएगा या बिलो दी प्लेन आएगा। तो किससे आएगा, मिडिल साइड वाला एटम जहाँ लगा होगा, तो मिडिल एटम जहाँ लगा होगा वहाँ से आएगा। तो मिडिल एटम कहाँ लगा है, अबव दी प्लेन, तो ET कहाँ आएगा, अबव दी प्लेन। तो OH कहाँ चला जाएगा, बिलो दी प्लेन, और H हमारा कहाँ है, इन दी प्लेन। बट आप ऑप्शन में देखिए, किसी भी ऑप्शन में जो N है, आप लेकिन ऑप्शन देखिए, किसी भी ऑप्शन में जो H है वो इन दी प्लेन नहीं है। इसका मतलब इसमें रोटेशन किया गया है। तो हमें भी क्या करना है, रोटेशन कर देना है। तो इसको अगर हम रोटेट कर देंगे इस तरीके से, अगर आप रोटेशन करें, इसको फिक्स रखना है, इसको रोटेट नहीं करना है, तो क्या आ जाएगा, ET जो है वो इन दी प्लेन हो जाएगा और जो H है वो बिलो दी प्लेन हो जाएगा और जो OH है वो अबव दी प्लेन हो जाएगा। और यहाँ जो हमारा PH, H और Me था वो एज इट इज़ रहेगा। अब आपका ये बन गया मेजर प्रोडक्ट, बट इसमें माइनर प्रोडक्ट भी बनता है, मतलब इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो डाइस्टीरियोट्रोपिक होते हैं। बट हमें पहले ये देखना है कि ये मेजर किस में गिवन है। जहाँ पे सेकंड में हाइड्रोजन बिलो दी प्लेन है, यहाँ बिलो दी प्लेन है, O जो है अबव दी प्लेन है ET, बट ये क्या दिखा रहा, माइनर। तो माइनर नहीं होने वाला है, क्या होगा, मेजर। तो ये प्रोडक्ट मेजर होगा, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको बताना है विच मॉडल ऑफ एरोमेटिसिटी इज़ बेस्ट फॉर प्रिडिक्टिंग काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ बेंजोनॉइड हाइड्रोकार्बन। इसके लिए अगर कोई डीप में पढ़ के गया होता तभी लगा पाता, क्योंकि ये सभी ही जो हैं काइनेटिक स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। बट इसमें पूछा गया था बेस्ट मॉडल, तो उसका आंसर था ऑप्शन बी। अब यहाँ आपको क्या बताना है, एरोमेटिक कंपाउंड बताने। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। और हकल्स रूल क्या होता है, 4n+2, मतलब जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो, 2, 6, 10, 14, 18, है ना। क्योंकि n इक्वल अगर हम क्या रखें 0, तो क्या आ जाएगा, 4 × 0 + 2 इक्वल क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम n इक्वल 1 पुट करें +2 तो क्या आ जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 × 2 + 2, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जिसमें हो वो क्या करते हैं, एरोमेटिक होते हैं, हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। हकल्स रूल क्या होता है, 4n+2। बस इसको ही अप्लाई करना था और क्वेश्चन सॉल्व करना था। यहाँ चेक करते हैं, और जो 4n को फॉलो करते हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को, वो क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक, है ना। तो यहाँ पे ये हम देख सकते हैं, इसमें कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला एरोमेटिक होता है, 4 वाला क्या है, एंटी। बट हमें दोनों ही एरोमेटिक चाहिए, ऑप्शन ए नहीं होगा। इसमें हम चेक करें, इसमें 4 हैं, इसमें अगेन 6 हैं, ये भी नहीं होगा। इसमें हम चेक करें, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और 2, 4, 6, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक। और लास्ट में हम चेक करेंगे, ये अगेन क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है राइट द चीफ प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको मेन प्रोडक्ट बताना है, क्या बनेगा। तो हमें पता है कि इस रिएक्शन से पहले स्टेप में तो क्या बनने वाला है, बेंजाइन का फॉर्मेशन होने वाला है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बेंजाइन को बना देना है, और फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, बेंजीन के साथ। और बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, डील-सेल्डर रिएक्शन नहीं देता। तो ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं ये डील-सेल्डर रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें बस ये चेक करना है सिंपली कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है। तो आपको क्या कराना है, इसका साइक्लाइजेशन करा देना है, और यहाँ प्रोडक्ट आप चेक करना, कुछ इस तरीके से आएगा। ये बेंजीन तो एज इट इज़ रहेगा, क्या आ जाएगा ये, और यहाँ पे जो रिएक्शन हुई है ये इधर चला गया बॉन्ड, और ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा।
तो इस तरीके का प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये ऐसा प्रोडक्ट कहाँ दिख रहा है, इसमें नहीं है, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन में आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, कौन सा कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी टर्सरी कार्बोकैटायन का केस आ जाए तो ये मोर स्टेबल हो जाता है, क्योंकि इसके पास क्या आ जाते हैं, 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी वही केस हमें देखना था। ये क्या है, टर्सरी कार्बोकैटायन है, तो यहाँ पे कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं, 9। और अल्फ़ा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा रहते हैं स्टेबिलिटी उतनी ही हाई रहती है। बट 9 वाला जो केस है, 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन वाला, वो मोर स्टेबल है इवन इससे बेंजाइलिक से, एलाइलिक से। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता। अब इस रिएक्शन में आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पे CO2 निकल जाएगी और सिंपल R14 के साथ क्या जुड़ जाता है आपका, CN, और Br- भी बाहर निकल जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन विथ नाइट्राइल्स एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कॉल्ड। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? तो एबेनहॉस रिएक्शन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन यूजेस एल्डिहाइड और कीटोन यूजली नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन तो नहीं होने वाली, क्योंकि इसकी फर्स्ट कंडीशन यही होती है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। दूसरा क्या होता है, जो नोवेल जेल रिएक्शन है वो इसका मॉडिफाइड वर्जन है, और ये क्या करता है, इसके पास हम ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन का यूज़ करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो नोवेंजल कंडेंसेशन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हम ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स को यूज़ करते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नोवेंजल एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन का यूज़ करते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। दैट्स वाई ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ आपको रिएजेंट देख के समझ में आ गया होगा कि कौन सी रिएक्शन होने वाली। ये रिएजेंट जो है इसको हम बोलते हैं गिलमन रिएजेंट, जो कि कैसा होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है, सॉफ्ट नेचर। और ये क्या करता है, माइकल एडिशन, सॉफ्ट नेचर का होता है, और ये क्या करता है, माइकल एडिशन दिखाता है, मतलब 1,4 एडिशन करता है, 1,4 एडिशन होने वाला है। तो यहाँ जो Bu- आएगा ये कहाँ पे अटैक करेगा, 4th पोजीशन पे, 1,4 पोजीशन पे अटैक होगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ माइग्रेट कर जाएगा, और यहाँ ओ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो किस तरीके से आ जाएगा आपका इंटरमीडिएट, कुछ इस तरीके से, यहाँ Bu आएगा, यहाँ पे आपका मिथाइल आने वाला है, यहाँ O- और यहाँ O-। अब सेकेंड स्टेप पे क्या दिया है, Me3SiCl। तो अब O- आयन कहाँ अटैक करेगा, यहाँ, और Cl- बाहर हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, OSiMe3। अब ये क्या होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये निकल जाएगा। बट यहाँ पे हमें Me और Bu को नहीं भूलना है, इसको लगाते चलना है। अब क्या है, वाटर है, तो वाटर क्या करेगा, इधर से अटैक कराएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, कीटो एनॉल टॉटोमराइजेशन होगी, और यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा, कीटो फॉर्म। और वैसे भी हम ऑप्शन एलिमिनेशन से भी जा सकते थे, ये ऑप्शन नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे अटैक हुआ है, यहाँ भी कुछ अलग सा है, ये भी नहीं होने वाला था। तो ऑप्शन ए ही ऐसा दिख रहा था, बट फिर भी यहाँ कीटो एनॉल टॉटोमराइजेशन होने वाला है, जिसके वजह से आपका यहाँ कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ क्या रहेगा, BuMe। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब सपोज़ करो अगर इस क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तब भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता, तो आप एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। जैसे HiO4 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये इसका फंक्शन क्या होता है, ये कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करके कार्बोनिल का फॉर्मेशन करता है। तो आपको ये देखना है कि कार्बोनिल का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है। तो आप ऑप्शन देख के पता कर सकते हैं कि किसी भी ऑप्शन में कार्बोनिल का फॉर्मेशन नहीं है सी के अलावा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्योंकि जब हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनने वाला है। ये कार्बोनिल जो है इस किस में फॉर्म होते हैं, HiO4 क्या करता है, कार्बोनिल का फॉर्मेशन कराता है, कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करके, क्लीव करके
इसलिए अगर आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते तो आप ऑप्शन तक पहुंच जाते, आंसर कर पाते। इसका आंसर हो जाता सी। बस इस